सुप्रभात बच्चों, मैं स्वाति कुमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। हम लोग आज क्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्रिया, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, और इस क्रिया का निर्माण हुआ है संस्कृत की धातु से। अब आप पूछिएगा, मैम इंग्लिश में जिसे वर्ब कहते हैं, क्या हिंदी में उसे ही क्रिया कहा जाता है? तो मैं बोलूंगी हाँ, अंग्रेजी में जिसे वर्ब कहते हैं, हिंदी में उसे ही क्रिया कहा जाता है। फिर आप पूछिएगा, मैम संस्कृत में जिसे धातु कहते हैं, क्या हिंदी में उसे ही क्रिया कहा जाता है? तो मैं कहूंगी ना, संस्कृत में जिसे धातु कहते हैं, हिंदी में उसे ही क्रिया नहीं कहा जाता है, बल्कि संस्कृत की धातु ही आगे चलकर हिंदी की क्रिया बनती है, एक प्रक्रिया से गुजरकर। कैसे? जब इस धातु के साथ प्रत्यय जुड़ता है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद लगता है। तो जब इस धातु के साथ प्रत्यय जुड़ जाता है, तब वो क्रिया बन जाती है। अब इसको ऐसे देखो, इस संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से ही गुजरकर कई भाषा गुजरी है, तब हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो ये जो धातु है, इसका संबंध संस्कृत से है, और ये धातु हिंदी में आई, लेकिन जब उसमें प्रत्यय जुड़ा तब वो हिंदी में क्रिया बन गई। अब हम लोगों को ये जानना है कि आखिर ये क्रिया होती क्या है, क्रिया कहते किसे हैं। तो देखो, क्रिया की परिभाषा, ऐसे शब्द जो कार्य का होना या करना बताते हैं, उन्हें क्रिया कहा जाता है। क्या बताया गया? ऐसे शब्द जो कार्य का होना या करना बताते हैं, उन्हें ही क्रिया कहा जाता है। या दूसरी परिभाषा इसकी क्या हो सकती है? वह शब्द जो कार्य के होने या करने का बोध कराए, क्रिया कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे सारे शब्द जो कार्य का होना या करना हमें बता देते हैं, वैसे शब्द जो होते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन आएंगे? उदाहरण में देखो, खेलना, पढ़ना, लिखना, कहना, चलना, उठना, दौड़ना आदि। ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे जो हैं, वो क्रिया के होने या करने का बोध करा रहा है। खेलना मतलब कोई व्यक्ति है जो खेल रहा है। पढ़ना कोई व्यक्ति है जो पढ़ रहा है। लिखना कोई है लिख रहा है। कहना, चलना, उठना, दौड़ना, भागना, हंसना, गाना, ये सब जो है वो क्रिया है, क्योंकि ये सारे शब्द काम के करने या होने का बोध कराते हैं। अब हमें ये जानना है क्रिया का निर्माण, कि आखिर क्रिया का निर्माण कैसे होता है। जो हमने आपको यहाँ बताया कि धातु से क्रिया का निर्माण होता है, अब कैसे होता है धातु से क्रिया का निर्माण, वो अब हम लोग अब समझेंगे। देखो, क्रिया का निर्माण कैसे होता है। तो जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, उसे धातु कहते हैं। क्या बताया गया? जिस मूल शब्द से, मूल शब्द जो संस्कृत भाषा से निकली है, जिसका संबंध संस्कृत भाषा से है, तो जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, उसे धातु कहा। देखो, और धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। अब धातु क्या है, कैसे उसमें ना प्रत्यय जुड़ता है और कैसे क्रिया का निर्माण होता है, तो हम लोग इस तरह से समझते हैं। जैसे पहले इधर देख लो, खा, पढ़, लिख, जा, आ, दौड़, ये सब जो है, खा, पढ़, लिख, जा, आ, दौड़, ये सब धातु है। और इसी धातु से क्रिया का निर्माण होता है। कैसे? जब धातु के साथ प्रत्यय जुड़ता है। जैसे देखो, ये ना प्रत्यय इसमें जुड़ गया, तो खा में ना प्रत्यय जुड़ा, बन गया खाना। पढ़ में ना प्रत्यय जुड़ गया, बन गया पढ़ना। लिख में ना प्रत्यय जुड़ गया, बन गया लिखना। जा में ना प्रत्यय जुड़ गया, बनेगा जाना। आ में ना प्रत्यय जुड़ा, बनेगा आना। दौड़ में ना प्रत्यय जुड़ेगा, बनेगा दौड़ना। हंस में ना प्रत्यय जुड़ेगा, बनेगा हंसना। खेल में ना प्रत्यय जुड़ेगा, बनेगा खेलना। तो अब जो ये ना प्रत्यय जुड़ने के बाद बना खाना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना, दौड़ना, अब ये सब क्रिया है। ये कभी भी क्रिया नहीं कहलाएगी। खा, पढ़, लिख, जा, ये सब नहीं कहलाएगी क्रिया, ये धातु है। और इस धातु के साथ जब प्रत्यय जुड़ गया, तो अब जो ये बना, खाना, पढ़ना, लिखना, जाना, दौड़ना, आना, ये सब जो हो गया, अब ये क्रिया है। तो आपको समझ में आ गया क्रिया का निर्माण कैसे होता है।
तो क्रिया का निर्माण मूल धातु से होता है। मूल धातु में जब प्रत्यय जुड़ता है तब उससे क्रिया का निर्माण होता है। अब देखो, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्रिया के भेद दो हैं। कौन कौन? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा है प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो दो होते हैं। कौन कौन? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा है प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, देखो, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन? तो देखो, कर्म, एक इधर निकल गया भाग, एक इधर। कौन कौन है ये? अकर्मक, और दूसरा है सकर्मक। अ का अर्थ होता है यहाँ अ उपसर्ग लगा हुआ है, और इसके आगे स उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग क्या? जो शब्द के पहले लगे। अ का अर्थ होता है नहीं। अ का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? नहीं के अर्थ में। और स उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है साथ या सहित के अर्थ में। तो अकर्मक, इसका अर्थ हुआ कर्म रहित क्रिया, मतलब वैसा वाक्य या वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझेंगे। फिर देखो, सकर्मक। स का अर्थ हुआ साथ, इसका अर्थ हुआ कर्म सहित क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया या ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ साथ कर्म भी प्रयुक्त होगा, तो वैसी क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब इसमें हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है, कहाँ कर्म का प्रयोग होता है, कहाँ नहीं होता है। देखो, आप लोग स्कूल में प्रतिज्ञा बोलते थे। प्रतिज्ञा बोलने में क्या होता था? आप अपना हाथ उठाते थे और आपका हाथ आपके सामने वाले के कंधे पर चला जाता था। कई बार ऐसा होता था कि सामने वाले को अगर हटा दिया जाए तो आप एक कदम आगे बढ़ते थे और उनसे जो आगे रहता था उनके कंधे पर आपका हाथ चला जाता था। वाक्य में जो क्रिया होती है वो भी कुछ ऐसा ही करती है। क्या करती है? तो वो अपना हाथ सामने वाले के कंधे पर डालती है, उसके आगे जो भी है उसके ऊपर वो अपना हाथ डाल देती है। तो क्रिया जिसके ऊपर अपना हाथ रख रही है, मतलब वो अपना प्रभाव रख रही है, और जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वहां पर वैसी ही क्रिया मानी जाती है। जैसे देखो, वाक्य में तीन चीज होता है, कर्ता, कर्म, क्रिया। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें कर्ता होता है, कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है, और कुछ वाक्य ऐसा होता है जिसमें कर्ता भी होता है लेकिन क्रिया भी होती है पर कर्म नहीं होता है। तो यदि वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों है तो क्रिया अपना हाथ अपने से आगे वाले मतलब कर्म के ऊपर रख देती है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ जाता है? कर्म के ऊपर। और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है तो कर्ता है, कर्म नहीं है, क्रिया है, तो क्रिया एक कदम आगे बढ़ गई और अपना प्रभाव कर्ता के ऊपर डाल दी। तो यदि वाक्य में कर्म मौजूद है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है तो वैसी क्रिया हो जाएगी सकर्मक क्रिया। और यदि वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है तो क्रिया अपना प्रभाव डालेगी कर्ता के ऊपर। तो यदि वाक्य में कर्म नहीं है और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है तो वैसी क्रिया हो जाएगी सकर्मक क्रिया। बात समझ में आई? कर्ता, कर्म, क्रिया अगर तीनों हो तो क्रिया अपना प्रभाव डालती है कर्म पर। तो यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। और यदि क्रिया वाक्य में कर्म नहीं है तो क्रिया अपना प्रभाव डालती है कर्ता के ऊपर। तो यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब हम लोग अकर्मक क्रिया के बारे में परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ समझेंगे। अकर्मक, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है अर्थात कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तो ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या बताया गया? यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा और साथ ही साथ उसमें क्या बताया गया कि उसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होगा तो ऐसी क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी।
तो जाहिर सी बात है यहाँ हमने आपको दिखाई दिया कि यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा और दूसरा कर्म वहां होगा ही नहीं तो वहां अकर्मक क्रिया होगी। अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और कैसे वाक्य में कर्म नहीं आता है। तो देखो उदाहरण में, राधा हंसती है। अब यहाँ पर क्रिया छांटो, हंसती है, हंसती है क्रिया है, इस क्रिया को कर कौन रही है, तो राधा कर रही है, तो राधा हो गई कर्ता। तो राधा हंसती है, यहाँ पर कर्म नहीं है। अब आप प्रश्न पूछिएगा मैम कैसे यहाँ कर्म नहीं है, कैसे यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। तो हम आपको इसकी एक विधि बता देते हैं। आप सबसे पहले क्रिया छांट लीजिए, वाक्य में जो क्रिया है आप उसको छांटिए। हंसना, खेलना, दौड़ना, भागना, चलना, गाना, उठना, बैठना, आना, जाना, ये सब क्रिया है। तो सबसे पहले क्रिया को पहचानिए, क्रिया छांट लीजिए और क्रिया के ठीक पीछे क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। ठीक है, क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। यदि आपको उत्तर मिल जाता है तो वहां कर्म होगा, यदि उत्तर नहीं मिलता है तो कर्म नहीं होगा। जैसे हंसती है क्रिया है, हम यहाँ पर ठीक इसके पीछे लगाएंगे, राधा से कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या लगाओ, क्या हंसती है, कोई जवाब पाया नहीं आता है। अगर आप कहेंगे राधा हंसती है तो क्या हंसती है का जवाब राधा हंसती है नहीं है, बल्कि कौन हंसती है में जवाब पाएगा राधा हंसती है। फिर देखो, मोहन तैरता है, तैरता है क्रिया है, तो क्या तैरता है, हम प्रश्न कर रहे हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं आ रहा है। फिर चिड़िया आकाश में उड़ती है, उड़ती है में क्या उड़ती है, हमारे पास क्या जवाब है, क्या उड़ती है, कोई जवाब नहीं। उड़ती है क्रिया है, इस क्रिया को कर कौन रही है, तो चिड़िया कर रही है। और जब हम पूछते हैं क्या उड़ती है तो हमारे पास कोई जवाब इसका नहीं है। अब आगे का एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको जब सकर्मक क्रिया भी पढ़ा दूंगी तब दोनों का प्रैक्टिस करवाते हुए बताऊंगी कि कैसे आप पहचानोगे सकर्मक है कि अकर्मक है। अब इसमें देखिए विशेष बात जो अकर्मक क्रिया के लिए है। सबसे पहला, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, तो वही चीज लिखा हुआ है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर। दूसरा, कर्म प्रयुक्त नहीं, कर्म प्रयुक्त नहीं होगा और साथ ही क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। अकर्मक क्रिया में ये दोनों चीज है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर भी पड़ेगा और कर्म प्रयुक्त वहां नहीं होगा, ये विशेष बात है। अब कुछ क्रिया है जो अकर्मक ही है। कौन कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है, देखो, चलना, सोना, तैरना, उड़ना, उठना, रोना, नहाना, गिरना, हंसना आदि, ये सब जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। अब कहिएगा कैसे ये सब क्रिया अकर्मक क्रिया है, तो सबके पीछे क्या लगा के प्रश्न करो, जवाब मिलता है। क्या चलना, कोई जवाब नहीं। क्या सोना, कोई जवाब नहीं। क्या तैरना, कोई जवाब नहीं आता है। क्या उड़ना, क्या उठना, अगर हम कहते हैं क्या उठना तो आप कहिएगा जवाब तो मिल जाएगा। कैसे, यहाँ देखो, घर से धुआं उठता है, उठता है क्रिया है और हम पूछेंगे क्या उठता है तो हमारे पास जवाब आया धुआं उठता है। लेकिन एक चीज और आप जानिए, कर्ता की परिभाषा, कर्ता किसे कहते हैं, तो क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। वाक्य में जो क्रिया कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखो, जैसे हमारे पास आया क्या उठता है तो हमारे पास जवाब आया धुआं उठता है, हम इसे कर्म मान लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपको हम गौर करने कहें कि उठता है क्रिया है, जरा देखो कि ये काम कर कौन रहा है, उठने का काम कौन कर रहा है, तो धुआं कर रहा है। तो जब क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है तो जब उठने का काम ही ये धुआं कर रहा है तो ये कर्ता हुआ ना, ये कर्म कैसे हो सकता है, तो उठने का काम धुआं कर रहा है और जब हम पूछ रहे हैं क्या उठता है तो जवाब में धुआं आ गया, तो मतलब इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, कर्ता पर पड़ा। तो उठना क्रिया अकर्मक है। रोना, क्या रोना, कोई जवाब नहीं। क्या नहाना, कोई जवाब नहीं। क्या गिरना, अब क्या गिरता है इसमें तो बहुत जवाब आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो क्या गिरता है इसमें हम प्रश्न करते हैं तो जवाब आता है पत्ता गिरता है। लेकिन जवाब आने के बावजूद ये अकर्मक है। कैसे, तो गिरता है ये क्रिया है और जरा ध्यान से देखो कि इस क्रिया को कर कौन रहा है, तो पत्ता कर रहा है, तो ये कर्ता हुआ क्योंकि गिरने का काम ही यही कर रहा है। क्योंकि कर्ता की परिभाषा क्या है, क्रिया करने वाला
कर्ता कहलाता है। तो इस क्रिया को जब पत्ता कर रहा है तो ये कर्ता हुआ, और जब हमने प्रश्न पूछा क्या गिरता है तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ गया, तो हो गया ये अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम लोग सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। देखो, सकर्मक क्रिया, स उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है साथ, मतलब कर्म के साथ। देखो, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, तो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। और इसमें विशेष बात क्या है? अर्थात कर्म प्रयुक्त होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ये देखो, वाक्य में कर्म अगर प्रयुक्त हुआ है तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। तो यदि वाक्य में कर्म प्रयुक्त हुआ है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है तो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। इसमें विशेष बात क्या है? तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर, जैसे क्रिया का यहाँ प्रभाव पड़ रहा है कर्म पर, तो विशेष बात में पहला नंबर ये। दूसरे नंबर पर है क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होगा, और इसमें यहाँ नहीं गलत लिखा हुआ है, इसको हम काट दिए हैं। क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होगा, तो यहाँ वाक्य में जैसे दिया है क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर होगा क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होगा। अब यहाँ पर सकर्मक क्रिया कौन कौन सी क्रिया होती है इसमें देखो। सकर्मक क्रिया लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, देखना आदि। अब कैसे कहोगे कि ये सबके सब सकर्मक क्रिया हैं? तो सबके पीछे क्या लगाओ और क्या लगा के प्रश्न करो। देखो जवाब में क्या आता है। क्या लिखना, जवाब आएगा पत्र लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना। क्या पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना। क्या खाना, खाना खाना। क्या पीना, पानी पीना, चाय पीना, शरबत पीना। क्या देखना, टीवी देखना, मेला देखना। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, तो ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया है। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में देखो, जैसे मीरा खाना खाती है, तो सबसे पहले इसमें क्रिया छांटो। खाती है क्रिया है, क्या खाती है? जवाब आ रहा है खाना खाती है, तो ये सकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। सीमा फिल्म देखती है, पहले क्रिया छांटो, क्या है? देखती है। क्या देखती है? तो फिल्म देखती है, ये हो गया सकर्मक क्रिया का। अब राहुल क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है? तो क्रिकेट खेलता है, ये हो गया सकर्मक क्रिया का। अब आगे है माँ खाना बनाती है, तो क्या बनाती है? खाना बनाती है, ये हो गया सकर्मक क्रिया का वाक्य। संजय साइकिल चलाता है, क्या चलाता है? तो साइकिल चलाता है, जवाब मिल रहा है। मोहन अखबार पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। अब ये क्या जो लगाकर हमने प्रश्न किया, ये कुछ कुछ जगह पर फेल हो जाता है। एक विधि है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या लगा के प्रश्न करना, लेकिन कहीं कहीं पर ये फेल होता है। जैसे यहाँ देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, तो क्या उड़ते हैं? इसमें तो जवाब नहीं आया, तो हमने मान लिया ये अकर्मक क्रिया है, ठीक। लेकिन पेड़ से पत्ता गिरता है, तो गिरता है, इसमें क्या गिरता है? में जवाब मिल जाता है पत्ता गिरता है, जबकि पत्ता इस क्रिया को करने वाला है, तो ये तो कर्ता हुआ, तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया होने के बावजूद हमें क्या का जवाब मिल जाता है, तो ये तो यहाँ फेल हो गया ये विधि। फिर देखो, घर से धुआं उठता है, उठता है, क्या उठता है? तो धुआं उठता है, तो हमारे पास जवाब तो मिल रहा है हमें, लेकिन फिर भी ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है। क्यों? क्योंकि इस क्रिया को कर ही रहा है ये धुआं, तो क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। तो हमारे पास जवाब में कर्ता आ गया, मतलब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। तो जब क्या का लगा प्रश्न करना क्रिया के साथ वो फेल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको हम दो और मेथड दे रहे हैं और दो विधि दे रहे हैं कि कैसे आप सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचानिएगा। तो देखिए, क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करना है। पहले नंबर पर विधि नंबर 1 ये है। दूसरी विधि नंबर 2, इसमें आप कर्ता कर्म क्रिया तीनों लिख लीजिएगा और वाक्य में काटना सीखिएगा। कैसे? मोहन चलता है, इसमें सबसे पहले क्रिया पहचानो। चलता है क्रिया है, तो क्रिया से क्रिया को काट दो। कौन चलता है? मोहन चलता है, इस काम को करने वाला कौन है? मोहन, तो ये हो गया कर्ता, तो कर्ता से कर्ता को काट दो, मतलब हमें क्रिया भी मिल गया, कर्ता भी मिल गया। कर्म कहाँ है? कर्म तो हमें मिला नहीं, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया का वाक्य। फिर देखो,
मोहन अखबार पढ़ता है। पढ़ता है क्या है? क्रिया है, तो क्रिया हमें मिल गई। फिर देखो कौन पढ़ता है? तो मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या हो गया? कर्ता। तो हमें कर्ता मिल गया। कर्ता से कर्ता को काटो। अब देखते हैं कर्म है कि नहीं। तो क्या पढ़ता है? तो अखबार पढ़ता है। हमारे पास जवाब मिल गया। तो कर्म से कर्म को काट दो, तो हमारे पास तीनों मिल गया। तो ये हो गया सकर्मक क्रिया का वाक्य। फिर देखो मोहन तेज चलता है। चलता है, क्रिया तो मिला, तो क्रिया से क्रिया को काट दो। कौन चलता है? मोहन चलता है। क्रिया को करने वाला कौन? मोहन। तो कर्ता से कर्ता को काटो। अब जो बीच में ये तेज आया, हम देखते हैं कि ये कर्म है कि नहीं। तो हम प्रश्न पूछेंगे क्या चलता है? तेज आया जवाब में? नहीं। कैसे चलता है? इसका जवाब में है तेज। तो ये तेज कर्म नहीं है बल्कि क्रिया विशेषण है। चलने के ढंग को बता रहा है कि वो कैसे चल रहा है। तो ये क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और इसमें कर्म नहीं है, हमें कर्म नहीं मिला, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। तो ये विधि नंबर 2 है। तीसरी विधि देखो, क्या करना है आपको? संपूर्ण वाक्य को ही सामान्य भूतकाल में बदलना है। पूरा का पूरा वाक्य जो आपको दिया जाएगा पहचानने के लिए कि पहचानो ये सकर्मक है या अकर्मक है, आप क्या करिएगा? संपूर्ण वाक्य को ही सामान्य भूतकाल में बदल दीजिएगा। सामान्य भूतकाल जिसमें कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आ जाता है, ठीक है, उसमें बदलना है। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आए तो सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। सामान्य भूतकाल कौन सा भूतकाल होता है? जिसमें क्रिया हुई है, भूतकाल में हुई है, लेकिन कब हुई इसका पता नहीं चलता है। तो कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति चिन्ह आ गया भूतकाल में बदलने के बाद, तो वो सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे राम गाड़ी चलाता है। अब इसको हमें सामान्य भूतकाल में बदलना है, तो क्या हम बदलेंगे इसको? राम ने गाड़ी चलाई। तो राम ने गाड़ी चलाई, कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आ गया, तो अब इसको हम सकर्मक क्रिया का वाक्य मानेंगे। फिर देखो राम चलता है। राम चलता है, तो ये सामान्य भूतकाल में अगर इसको हम बदलेंगे तो होगा राम चला। राम ने चला कभी नहीं होगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। तो राम चला, यहाँ पर ने नहीं आया, तो ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया का वाक्य। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। जैसे मीरा ने खाना खाया, यहाँ पर ने आएगा, तो ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। संजय ने साइकिल चलाई, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया का वाक्य। लेकिन इसी को यहाँ देखो, घर से धुआं उठता है, इसमें आप कभी भी ने विभक्ति चिन्ह लाने की कोशिश कीजिए, सामान्य भूतकाल में बदलिए। क्या यहाँ पर ने आता है? घर से धुआं उठता है, कभी नहीं आएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसको सामान्य भूतकाल में बदलिए। ये कभी भी यहाँ पर कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह, पेड़ से पत्ते ने गिरा, यहाँ पर सामान्य भूतकाल में नहीं बदलता है। बदलेगा लेकिन ने विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। तो ये रहा आपका सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचानने की विधि। अब हम आपको एक और चीज जो यहाँ संक्षिप्त में लिखवा दे रहे हैं, एक विशेष बात, कर्ता के साथ यदि ने विभक्ति चिन्ह हो तो ये बोल सकते हैं। एक, क्रिया सदैव सकर्मक होगी। अगर आप कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं तो वहां पर आंख बंद करके बोल सकते हैं कि वहां पर क्रिया सदैव सकर्मक है। दूसरा, क्रिया सदैव भूतकाल में ही होगी। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह है तो वहां पर क्रिया सदैव सकर्मक होती है और सदैव वो भूतकाल में ही होने वाली क्रिया होती है। तीसरा है, सदैव वो कर्तृवाच्य में होगी, लेकिन इसको हम जब वाच्य पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे कि कैसे ने विभक्ति चिन्ह का वाच्य के क्षेत्र में भी योगदान होता है। ठीक है, फिलहाल तो आप इसको देख लीजिए। सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचान की जो विधि है वो क्या है, तो क्या लगाकर प्रश्न कीजिएगा और दूसरा सामान्य भूतकाल में उसको बदलिएगा। अगर इस दोनों ही विधि में, केवल ये दोनों विधि को आप विशेष रूप से याद रखिए, क्या लगाकर प्रश्न करना और सामान्य भूतकाल में बदलना। अगर ये दोनों ही विधि से आप पास कर जाते हैं, आपका वो वाक्य एकदम सही निकल जाता है, आपको जवाब भी मिल जाता है और सामान्य भूतकाल में बदलने के बाद आपको ने भी मिल जाता है कर्ता के साथ, तो वो आपका सकर्मक क्रिया होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आज की क्लास यहाँ समाप्त हुई। आई एक विशेष बात, आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। क्या उसमें आपको अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो मेरा पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या पसंद नहीं आया
ये भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आगे भी आपको मेरा वीडियो मिलता रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।